हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस धमाकेदार सेशन के साथ। आप इसे वन शॉट बोलिए, कंप्लीट रिवीजन बोलिए, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। बट दोस्तों, हम इस पूरी सेशन में आपके साथ आज लिवरेज चैप्टर का पूरा रिवीजन कर डालेंगे। जी हां दोस्तों, वी विल बी टेकिंग अप फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट जो हमारे पास एप्लीकेबल है। सभी कॉन्सेप्ट्स आपके साथ बेटा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल बी टेकिंग अप द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। भाई ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तभी ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, राइट? बिल्कुल सर। तो बेटा देरी किस बात की है, आइए शुरू करते हैं आपके साथ आपका अपना लिवरेज का चैप्टर, जो पेपर में बेटा आता ही है और काफी इजी भी है। हाँ सर, इजी तो सारा ही है, जो समझ में आता है वही सबसे बड़ा इजी है। तो भाई इजी बनाना पड़ेगा आपको अपने एग्जाम तक। ऑलराइट, चलो बेटा लेट्स बिगिन द गेम। ऑलराइट सर, तो दोस्तों लिवरेज को समझने के लिए बेटा सबसे पहले हमें कुछ बेसिक आइटम्स या बेसिक एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा। बेसिक एलिमेंट्स में बेटा सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द इनकम स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। कोई भी बिजनेस अपनी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएगा? वैसे तो ये जो इनकम स्टेटमेंट होती है बेटा हर कोई अपने तरीके से नहीं बनाएगा, इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन आपका अकाउंट्स का प्रिंसिपल चलता है, राइट? बट दोस्तों एफएम के अंदर हम चैप्टर में, हर चैप्टर में या हर एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो बेटा वहां पर इस इनकम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन हम थोड़ी सी बदल देते हैं। अपने करिकुलम में पढ़ने के लिए हम प्रेजेंटेशन बदलते हैं बिकॉज हर एरिया में, हर टॉपिक में, हर आइटम का फोकस बदल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं लिवरेज की तो यहां पर हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं, लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर। ये तीनों टॉपिक आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से डील करते हैं। तो यहां पर हमें कैपिटल पे ज्यादा फोकस होता है, इसलिए हम कैपिटल के जितने कंपोनेंट है, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, इक्विटी का डिविडेंड, ये सब सेपरेटली प्रेजेंट करते हैं ताकि बेटा अपने को ये दिक्कत ना हो। हर चैप्टर में अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो जहां पर जैसा पर्सपेक्टिव उसके हिसाब से थोड़ा इनकम स्टेटमेंट को मॉडिफाई करते हैं, बट अल्टीमेटली निकलेगा इससे प्रॉफिट और टैक्स और सब कुछ उसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं लिवरेज में हमारी इनकम स्टेटमेंट का फोकस कैसा रहेगा। तो सबसे पहले वी विल हैव सेल्स माइनस होगा बेटा वीसी, यू विल हैव योर कंट्रीब्यूशन। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस करके जो कमाया, फिर बिजनेस करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट लगाई थी वो भी माइनस कर दी। तो फाइनली बेटा वी हैव गॉट ईबीआईटी। अब ये जो ईबीआईटी है हम बेटा इसको दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो वी कॉल इट एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल्सो। ये भाई बिजनेस करने का प्रॉफिट है, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करके जो कमाया दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू। अब बिजनेस ऑपरेशंस करने के लिए कंपनी ने पैसा रेज करा, तो पैसा बेटा कहां से आ सकता है? सबसे पहले से डेट से। अगर डेट से पैसा आया तो बेटा उन लोगों को अपन इंटरेस्ट पे करेंगे, देन वी विल हैव अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फाइनली आपको अब टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन में अवेलेबल होगा एक परसेंटेज वी विल पे दैट। तो ये हमारा टैक्स पे हो गया। वी हैव गॉट अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा डिविडेंड का या एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा प्रॉफिट का। तो सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को हम डिविडेंड पे करेंगे। अब जो पैसा बच गया वो सारा पैसा इक्विटी वालों का, तो अपन बोलते हैं इट इज कॉल्ड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, या कई लोग अर्निंग फॉर इक्विटी EFE भी बोल देते हैं। तो दोनों में से कोई भी वर्ड ले लीजिए। अब ये सारा पैसा इक्विटी वालों का, तो बेटा ये इक्विटी वालों में बटेगा। तो इक्विटी के ये नंबर ऑफ शेयर्स और ये एक शेयर का अर्निंग। अब ये इक्विटी वालों का एक शेयर का कमाई। अब इक्विटी वालों के लिए क्या करा जाएगा बेटा? अब इक्विटी वाली कंपनी जो है, कंपनी इसको या तो बेटा बांट देगी सबके बीच में। अगर कंपनी इसको बांटती है तो बेटा वो किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? वो बन जाएगा आपका डिविडेंड पर शेयर। यहां से एक शेयर का डिविडेंड कितना बांटा, या फिर जो पैसा नहीं बांटा बेटा वो आपका बन जाएगा रिटेंशन। तो यहां से आ जाएगा आपका रिटेंशन पर शेयर, यानी कि एक शेयर का कितना पैसा बच गया जो आप बाद में यूज करेंगे। हमने कहा ऑल राइट सर, ये बातें समझ में आ गई। चल पहले इतना बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया, मैंने कहा राइट। अब उसके बाद बेटा अभी वापस से इस पर आएंगे, बट थोड़ी देर बाद, पहले आगे चलेंगे, देन विल कम बैक अगेन टू दिस इनकम स्टेटमेंट वाला पार्ट।
देन बेटा कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले ये बेसिक सी बातें हैं जो हमने पहले भी पढ़ रखी होती है। पीवी रेशो क्या होता है? पीवी रेशो की अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो ये क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बेसिकली बताता है कंट्रीब्यूशन कितना कमाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सो इट इज द परसेंटेज ऑफ, इट इज द कंट्रीब्यूशन एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो भाई कितना कंट्रीब्यूशन वर्सेस द सेल्स, या फिर आप इसे निकाल सकते हैं एज 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। और वीसी रेशो बेटा कैसे निकलता है? यानी कि वेरिएबल कॉस्ट वीसी अपॉन सेल्स इनटू 100। अब इन दोनों का इंटरप्रिटेशन, एग्जामिनर बहुत बार आपको बोलेगा कि बेटा आपके पास ना वेरिएबल कॉस्ट है 60%। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है इसका मतलब बच्चा अपना पीवी रेशो 40% होता है। या वाइसे वर्सा देखिए, अगर आपका पीवी रेशो 30% है तो इसका मतलब बेटा वेरिएबल कॉस्ट 70% है। अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन और वीसी दोनों मिलाकर ही आपके सेल्स को बनाते हैं। तो यहां पर हमने देखा था बेटा सेल्स में यही दोनों चीजें आती हैं। तो आपका वीसी माइनस करके कंट्रीब्यूशन आता है, तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको इधर जाके प्लस कर दूं सो दैट वुड बी इक्वल टू सेल्स। ये एक बेसिक पॉइंट है आपका। अगला एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटा, बहुत बार एग्जामिनर हमें क्या करेगा? प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स दे देगा। तो बेटा हमें पता है पीबीटी में से 1 माइनस टी माइनस करे तो पैट आता है। मैंने कहा राइट, यानी कि किसी भी बिफोर टैक्स वाली चीज को मुझे आफ्टर टैक्स बनाना है तो आप उसमें 1 माइनस टी का एडजस्टमेंट कर दीजिए। मैंने कहा ओके। बट दोस्तों एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत बार हमें आफ्टर टैक्स वाली आइटम गिवन होगी, हमें उस आफ्टर टैक्स वाली आइटम को बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा। तो भाई अगर आपके पास आफ्टर टैक्स वाली आइटम है और उसे बिफोर टैक्स बनाना है, सो दिस इज द वे यू हैव टू फॉलो। मतलब ये बेटा 1 माइनस टी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी विल बिकम पीबीटी। तो पीबीटी बेटा बन जाएगा पैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। सो यहां तक का पॉइंट और मैटर, पहले आपको 3 बेसिक पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ये 3 बेसिक पॉइंट है बेटा अपने बेसिक क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। ये पुराने टॉपिक से ही है, कॉस्टिंग में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे एनालिसिस पर। नाउ वी विल स्टार्ट कि भाई हमारा लिवरेज का काम कैसे है। तो बेटा देखिए, अपन अब वापस इस इनकम स्टेटमेंट पर आते हैं। देखो बेटा, हम ये कहते हैं लिवरेज का मतलब होगा क्या? तो लिवरेज का बेसिक मतलब तो एडवांटेज है। अब एडवांटेज किस वजह से मिलता है? बेटा एडवांटेज हमेशा मिलता है जब भी हमारे पास कोई फिक्स्ड एलिमेंट होता है। Whenever there is a fixed element, then only you get the advantage। जैसे आपने हैंड पंप देखा होगा, वहां पर आपका जो बीच का पोर्शन है जो जमीन में लगा हुआ है बेटा, वो आपका फिक्स्ड होता है। एक तरफ से आप एफर्ट लगाते हो, पानी जमीन से निकल के बाहर आ जाता है। तो यानी कि जहां भी फिक्स्ड कंपोनेंट होगा वहां पर लिवरेज का इस्तेमाल आपके पास होगा। अब अगर मैं अपनी इस इनकम स्टेटमेंट में देखूं तो बेटा जरा सोच कर बताइए मेरे फिक्स्ड कंपोनेंट कहां कहां है। तो सबसे पहला सेल्स तो आपका वेरिएबल होता है, ये भी वेरिएबल है, ऑब्वियसली ये वेरिएबल। तो पहला फिक्स्ड कंपोनेंट हमारे पास आता है बेटा फिक्स्ड कॉस्ट की फॉर्म में। दूसरा फिक्स्ड कंपोनेंट हमारा इंटरेस्ट होता है, और तीसरा फिक्स्ड कंपोनेंट बेटा हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। तो ये 3 हमारे फिक्स्ड कंपोनेंट बेटा यहां पर आपके रेडी हो गए। ये 3 फिक्स्ड कंपोनेंट है। अब देखो फिक्स्ड कंपोनेंट जो होते हैं ये हमें फायदा तो देते हैं, बट फायदे के साथ साथ इनके साथ एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम है ये आपके लिए रिस्क भी क्रिएट करते हैं। इट इज नॉट लाइक कि जस्ट ये एडवांटेज क्रिएट कर रहे हैं, ये साथ में आपके पास रिस्क एलिमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। सर अब अगर ये रिस्क एलिमेंट क्रिएट करेंगे तो भैया अपने बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है। तो अब अगर हम देखें बेटा ये रिस्क एलिमेंट को मेजर करेंगे। अब ये कितने प्रकार के रिस्क होते हैं वो यहां पर देखते हैं बेटा। ये देखिए रिस्क इन द बिजनेस, पहले इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम कहें रिस्क इन द बिजनेस, तो बिजनेस में जो रिस्क होते हैं वो 2 प्रकार के, एक ऑपरेटिंग वाला रिस्क हो गया, एक फाइनेंशियल वाला रिस्क है। ऑपरेटिंग का मतलब हो गया बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड, बिजनेस को चलाने का, बिजनेस को करने का रिस्क। वेयरएज ये हो गया जहां से पैसा आया उसका रिस्क। अगर हम बिजनेस के ऑपरेशंस की बात करें तो बेटा बिजनेस के ऑपरेशंस में मेनली एक एलिमेंट है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट।
तो भाई ऑपरेटिंग रिस्क आपका आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेयर एज फाइनेंशियल रिस्क आपका क्रिएट होता है ड्यू टू फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अब फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब आपके पास हो गया एक आपका इंटरेस्ट और साथ में आपके पास आ गया आपका प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये दो आपके फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन है जिनकी वजह से बेटा ये कॉस्ट क्रिएट होती है। अब अगर ये ऑपरेटिंग रिस्क की बात करें तो इसको मेजर करा जाएगा बाय DOL, दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। प्यार से बेटा हम इसको बोल देंगे DOL। वेयर एज फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने के लिए बेटा आपका बन जाएगा DFL, दैट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। पहले इतनी बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए कि भाई ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज। तो अगर बेटा अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, इफ आई कंबाइंड देम, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसको हम बोल देंगे टोटल कंबाइंड, या फिर हम इसको नाम देंगे बेटा ओवरऑल रिस्क। हमने इन सबको कंबाइंड करके बेटा अपना नाम दे दिया। अब अगर मैं एनालाइज करूं तो ये किसकी वजह से आया, तो सर इसमें FC यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट भी आया, इसमें दोस्तों इंटरेस्ट भी आया, और साथ साथ इसमें आपका प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ गया। तो तीनों एलिमेंट मिला दें, तीनों की वजह से जो रिस्क क्रिएट हुआ दैट इज अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज द टोटल कंबाइंड या ओवरऑल रिस्क। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट बना दिया डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो यहां पर आपके पास आ गया दोस्तों डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, प्यार से इसको हमने नाम दे दिया DCL। तो आपके पास लिवरेज कैलकुलेट करने के बेटा तीन हो गए। पहला ऑपरेटिंग लिवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, फाइनेंशियल लिवरेज इंटरेस्ट और PD की वजह से, प्रेफरेंस डिविडेंड, और DCL बेटा सबकी वजह से। अब ये है तो लिवरेज एडवांटेज है, बट बेटा इनके साथ रिस्क भी है। रिस्क इस बात का कि ये फिक्स्ड एलिमेंट है, ये वाले। अगर बिजनेस ने इनको नहीं कमा पाया तो बिजनेस बेटा नुकसान में जाएगा। नुकसान इतना होगा कि एक दिन बिजनेस का बेटा जय माता दी हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो इसीलिए दे आर अ क्रिएटर ऑफ बोथ, यानी कि अपन यहां पर कई बार ये क्वेश्चन भी बोलते हैं, लिवरेज इज अ टू वे स्वॉर्ड। भाई ये आपका दो धारी तलवार है। अगर बिजनेस में सही से इस्तेमाल करा तो ये भैया मजे ही मजे दिलवा देगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। बट अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करा तो ये आपके बिजनेस को कट डाउन करवा देगा, बिल्कुल हटा देगा, बिल्कुल बाहर करवा देगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लिवरेज का टॉपिक इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड। ठीक है बेटा, अब आप देखिए यहां पर अगर मैं आपको इस इनकम स्टेटमेंट के थ्रू वापस लेकर चलूं तो बेटा देखिए, तो अपन कहेंगे सेल्स से लेकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये एक बन गया। यहां पर हमारा पहला एलिमेंट हमने कवर कर लिया फिक्स्ड कॉस्ट का, तो ये कॉन्सेप्ट आपका बन गया DOL का। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर हम फाइनली EPS तक चलते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपका फाइनेंशियल पार्ट की वजह से DFL। और अगर मैं पूरी इनकम स्टेटमेंट बेटा कंबाइन कर दूं, मतलब सेल्स से लेकर EPS तक, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा बच्चा DCL का। तो आपके पास है DOL, आपके पास है DFL, आपके पास है DCL। ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट बेटा हमारे अब यहां पर रेडी हो गए। सो आई होप सबसे पहले आपको यहां तक इसका मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने पूरा का पूरा डिटेल में रिवाइज करवा दिया, राइट। अब आइए बेटा इनकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं, इनके कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज किसका रिश्ता बना रहा है, सर ये सेल्स और EBIT का रिश्ता बना रहा है। तो सेल्स और EBIT का रिश्ता ऑपरेटिंग हो गया, फिर EBIT और EPS का रिश्ता DFL हो गया, और सेल्स और EPS का रिश्ता लास्ट में बेटा आपका DCL बन गया। तो ये रिश्तेदारी आपको क्लियर हो गई। तो बेटा इसी रिश्तेदारी से हमारे आगे के कॉन्सेप्ट अब आपके पास बनते हैं। तो सबसे पहला आपके पास आता है ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज आपको कहेगा भैया ये रिश्ता किसका, सेल्स और EBIT का। तो ये आपको बताने वाला है कि आप अपनी सेल्स में एफर्ट जो लगाओगे, आप सेल्स में जो एफर्ट लगाओगे
उससे आपके ईबीआईटी पे क्या रिजल्टेंट वैल्यू आएगी या ईबीआईटी बेटा कितना आएगा। तो सेल्स का इंपैक्ट आप बताओगे, ऑपरेटिंग लिवरेज आप पास्ट डेटा से निकालोगे, तो अल्टीमेटली बेटा ये वाला नंबर अपने को पता चलेगा। तो यहां से पता चलता है कि अगर बिजनेस अपनी सेल्स में मॉडिफिकेशन करता है तो उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आने वाला है। अब डीओएल बेटा कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो एक तो रिश्तेदारी हो गई सेल्स ईबीआईटी वाली। अब दूसरा तरीका बेटा, डीओएल होता किसकी वजह से है सर, डीओएल होता है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। तो अपने दिमाग में एक पॉइंट सिंपल याद रखना है, बिफोर वर्सेस आफ्टर। आपको किसी भी चीज का इंपैक्ट स्टडी कर रहे हैं तो आप करेंगे बिफोर वर्सेस आफ्टर। तो अगर ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करें, ऑपरेटिंग लिवरेज आया फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। फिक्स्ड कॉस्ट से पहले क्या आता है सर, फिक्स्ड कॉस्ट से पहले कंट्रीब्यूशन, तो ये हो गया बिफोर। वर्सेस आफ्टर, आफ्टर में आता है ईबीआईटी, तो ईबीआईटी। तो बेटा देखिए ये आपका पूरा का पूरा डीओएल का कॉन्सेप्ट अपना रेडी हो गया। सो दिस इज योर डीओएल का कॉन्सेप्ट, सिंपल सा, राइट। इसी प्रकार से बेटा डीएफएल पर चलेंगे। अब ये किसकी वजह से होता है सर, ये आपका फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले बेटा आपके पास इंटरेस्ट और पीडी। अब प्रेफरेंस शेयर्स सारी कंपनी ज्यादातर इशू नहीं करती हैं, तो पहले तो रिश्ता बेटा, ये रिश्ता ईबीआईटी और ईपीएस का, तो डीएफएल बन गया। क्या बच्चा, ईपीएस में कितना बदलाव आएगा जब हम एफर्ट अपने ईबीआईटी में लगाएंगे, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब दूसरा बिफोर वर्सेस आफ्टर, चलिए मेरे साथ जरा सोचेंगे। आइए, आपको बोला गया सबसे पहले इट इज विदाउट प्रेफरेंस शेयर। भाई आप कह रहे हो आपके पास कोई किसी प्रकार के प्रेफरेंस शेयर नहीं है। बेटा आप जरा सोचिए, अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो इसका मतलब पीडी आपका जीरो हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड आपका जीरो है, बिकॉज आपके पास कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। तो अगर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करें तो उसमें क्या बचा सर, उसमें मेरे पास बचा इंटरेस्ट। सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट और एक पीडी। बेटा पीडी को जीरो कर दिया तो बच गया इंटरेस्ट। अब आप बताइए इंटरेस्ट के बिफोर क्या आता है, तो बिफोर ईबीआईटी आफ्टर ईबीटी बन गया बेटा कॉन्सेप्ट, बिफोर ईबीटी आफ्टर ईबीआईटी बन गया कॉन्सेप्ट। ऑल राइट सर, बट सर अगर प्रेफरेंस शेयर होते तो क्या होता, दैट मींस विद प्रेफरेंस शेयर बेटा क्या होता। तो चलिए जरा विद प्रेफरेंस शेयर की कहानी और समझ लेते हैं। अगर तो बच्चा हमारे पास प्रेफरेंस शेयर अवेलेबल है तो कैन आई से हमारे पास हो जाएगा बिफोर तो हो गया ईबीआईटी, आफ्टर में क्या हो जाएगा सर, आफ्टर में मुझे चाहिए आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर पीडी। मैंने कहा बात तो ठीक है, एक मुझे चाहिए आफ्टर इंटरेस्ट और एक आफ्टर पीडी। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है बेटा वो पे कब होता है, तो दोस्तों प्रेफरेंस डिविडेंड जो पे होता है वो टैक्स के बाद पे होता है। बट हमारा जो टैक्स है वो तो वेरिएबल कंपोनेंट है, उसको तो कंसीडर नहीं करना इस लिवरेज में। तो बेटा उसको हटाना है, हमें सब कुछ बिफोर टैक्स लाना है। तो अभी सिखाया था आफ्टर टैक्स वाली चीज को बिफोर टैक्स बनाने के लिए आप सिंपली इसे 1 माइनस टी से डिवाइड कर दोगे, तो आफ्टर टैक्स वाली वैल्यू को 1 माइनस टी से डिवाइड कर देंगे तो बिफोर टैक्स। सो दैट बिकम्स योर कॉन्सेप्ट। अब यही बेटा मैंने यहां कर दिया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट आपका ईबीटी बन गया और पीडी अपॉन 1 माइनस टी। तो भाई सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ये हो गया आफ्टर इंटरेस्ट, ये आफ्टर पीडी, बट पीडी होता है आफ्टर टैक्स, तो हमने बना दिया बच्चा बिफोर टैक्स। सो दैट बिकम्स योर अनदर कॉन्सेप्ट। ऑल राइट सर, तो लास्ट मुद्दे पर चलते हैं। लास्ट मुद्दा इज अवर कंबाइंड लिवरेज, सबका मिलाकर। बेटा अगर ये सबका मिला देंगे तो कैसे हो जाएगा, तो बच्चा सबका अगर हम मिला दे तो इट इज कॉल्ड, पहले तो सेल्स और ईपीएस का रिश्ता। तो ये हमें बताएगा कि भाई हमारे सेल्स में कितना एफर्ट लगाएं जिससे रिजल्टेंट ईपीएस का पता चले। अब यहां भी बेटा दो सिचुएशन, पहले तो विद प्रेफरेंस शेयर और विदाउट प्रेफरेंस शेयर। अगर विदाउट प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो बचा इंटरेस्ट। अब दो चीजों को कंसीडर करना है, एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट और एक आपका इंटरेस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट से पहले क्या आता है सर, फिक्स्ड कॉस्ट से पहले आता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट के बाद ईबीटी। काम सेट हो गया।
फिक्स्ड कॉस्ट से पहले इंटरेस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट से पहले कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट के बाद ईबीटी, बट अब प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, तो बेटा पीडी आफ्टर टैक्स होता है, बिफोर टैक्स करने के लिए 1 - t से डिवाइड, सो दैट बिकम्स योर कॉन्सेप्ट। एंड वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्या सर ये जो डीसीएल होता है ये डीओएल और डीएफएल का मल्टीप्लाइंग इफेक्ट भी होता है, तो आप डीसीएल को डीओएल और डीएफएल का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो देयर। आई होप पहले यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर, राइट। अब दोस्तों जैसा हमने सीखा अभी भाई, ये जो लिवरेज है ये दो धारी तलवार है, ये रिस्क भी बता रहे हैं, तो बेटा कहना इसे, अगर एक बिजनेस का लिवरेज ज्यादा है, हायर द लेवल ऑफ लिवरेज, अगर एक बिजनेस का लिवरेज ज्यादा है तो इसका मतलब हाई विल बी द लेवल ऑफ दैट रिस्क, बेटा उसका रिस्क भी ज्यादा होगा, एंड वाइसे वर्सा, और वाइसे वर्सा भी, अगर लिवरेज लो है तो रिस्क भी क्या होगा, कम। सर कौन सा रिस्क, तो बेटा डिपेंड करेगा कौन से लिवरेज पे बात कर रहे हो। अगर आप ऑपरेटिंग लिवरेज की बात कर रहे हो तो ऑपरेटिंग रिस्क कम होगा, फाइनेंशियल लिवरेज उसका अकॉर्डिंगली, कंबाइंड लिवरेज बेटा उसके अकॉर्डिंगली, तो जिसके अकॉर्डिंगली बात होगी उसका अकॉर्डिंगली आंसर, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं जो हमें एग्जामिनर बेटा परेशान करेगा, वैसे तो ये बेसिक सा पॉइंट है मैथ्स का, बट कई बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। तो बेटा कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, पहले तो ये डबल ट्रिपल का मतलब क्या होता है, तो बेटा डबल का मतलब होता है इंक्रीज करना 100% से, हमें किसी चीज को डबल करना है, मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसको उतना बढ़ा दो तो इट विल इंक्रीज बाय 100। अगर ट्रिपल करना है तो जितना है उससे 2 टाइम्स बढ़ेगा, यानी कि आपको 200% इंक्रीज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई चीज जीरो बन रही है, मतलब जो अभी है उससे जीरो पे पहुंच गए, तो इसका मतलब बेटा वो डिक्रीज हो रहा है 100% से। तो एग्जामिनर कई बार इन परसेंटेजेस को आपसे पूछ के बेटा कंफ्यूज करवाने की कोशिश करेगा, आपसे प्रयास करेगा, सो आपको थोड़ा फोकस यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। चलो अब हम इसी के आगे थोड़ा सा और डिटेल में कॉन्सेप्ट को लेते हैं। इसके बाद बेटा अब हमारे पास आता है अगला पॉइंट, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये क्या होता है सर, ऑपरेटिंग मतलब ये ईबीआई तक की बात है, ब्रेक इवन मतलब जहां प्रॉफिट जीरो, तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हो गया ये ऐसा सेल्स है जहां ईबीआईटी जीरो हो जाएगा, ऐसा सेल्स जहां ईबीआईटी जीरो इज ऑपरेटिंग ब्रेक इवन। निकलता कैसे है सर, भाई अपन ने तो क्लास में सारे डिटेल में आपको पूरे कॉन्सेप्ट बना के करवाया था, अभी फिलहाल के लिए बेटा हम फॉर्मूला टाइप देख लेते हैं। तो भाई या तो यूनिट्स में निकाल सकते हो या रुपीस में। अगर आप यूनिट्स में निकालते हो तो एफसी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, रुपीस में चाहिए तो एफसी बाय पीवी रेशो, या जो बीईपी यूनिट से उनको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। भाई अल्टीमेटली तो ये अमाउंट ऑफ सेल्स है, तो ये यूनिट से सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करा, आपका सेल्स का रुपीस आ गया, दोनों में से कैसे भी कर लो। इसके अलावा बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, भाई हमने कॉस्टिंग में पढ़ते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो भाई ये एक काफी इंपॉर्टेंट है, एमओएस और डीओएल। बेटा ये दोनों आपस में इनवर्सली रिलेट होते हैं, मतलब भैया इनका रिश्ता आपस में इनवर्स है ना, आपस में एक दूसरे का इनवर्स है। अब कैसे है आइए जरा समझ लेते हैं एक बार। अगर मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूं तो बेटा देखिए, मान लेते हैं एक बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। बेटा अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने में, मतलब उसका ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा होगा। ये देखिए ब्रेक इवन और फिक्स्ड कॉस्ट बेटा बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन में है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा तो ब्रेक इवन बढ़ा, ये गिरेगा तो बेटा ये भी गिरेगा। तो भाई ये न्यूमरेटर में है तो डायरेक्ट रिश्ता है, तो अगर ये हाई है तो ब्रेक इवन ज्यादा। अब सोचिए अगर ब्रेक इवन ज्यादा तो इसका मतलब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा कम हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल डिक्रीज। ओके, अब फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा लगाई है, रिकवरी में मुश्किलें आएंगी, तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी क्या आएगा बेटा ज्यादा, क्योंकि डीओएल आपका ये फिक्स्ड कॉस्ट का इंपैक्ट क्रिएट स्टडी कर रहा है। तो भैया अगर ये ज्यादा है तो रिस्क भी बिजनेस में क्या है ज्यादा, बहुत कम चांस है, जल्दी रिकवरी नहीं होगी।
अगर फिक्स्ड कॉस्ट आपका लो है तो इसका मतलब ब्रेक इवन भी लो हो जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज भी लो हो जाएगा और एमओएस आपका हाई हो जाएगा। अब अगर हम यहां से रिश्ते नाते निकालें तो बेटा ये वाले दोनों रिश्ते डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। इसका और ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ये भी डायरेक्ट रिलेशन में है, और डीओएल और एमओएस ये बेटा आपके इनवर्स रिलेशन में है। यही बात मैंने आपको यहां भी बताई और यही बात हमने एक डायग्रामेटिकली समझ ली ताकि बेटा अपने को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या ना आए। अब चलते हैं बेटा डीओएल के एनालिसिस पर। तो फाइनली डीओएल को बेटा फाइनल इंटरप्रेट करते हैं। पहला केस, हमारे बिजनेस में कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। बेटा अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो कैन आई से हमारा कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू ईबीआईटी, दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। तो डीओएल होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, वो 1 होगा, नो ऑपरेटिंग रिस्क। ये बेटा बहुत रेयर केस होता है कि कोई ऐसा बिजनेस जब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं हो, तो ये बहुत रेयर केस है, बट स्टिल ठीक है, पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है। अगर बिजनेस में हाई फिक्स्ड कॉस्ट है तो अभी बताया ब्रेक इवन ज्यादा, ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा। अगर लो फिक्स्ड कॉस्ट है तो ब्रेक इवन कम, ऑपरेटिंग लिवरेज कम। अगला केस, सेल्स ऑपरेटिंग बीईपी से ज्यादा। बेटा ऑपरेटिंग बीईपी वो लेवल था जहां पर ईबीआईटी 0, अब हम उस सेल से ज्यादा कर रहे हैं। अगर उस सेल से ज्यादा कर रहे हैं इसका मतलब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0 से ज्यादा होगा। वी विल हैव अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि हमारा जो मिनिमम लेवल है मुझसे ज्यादा पर है, तो वी विल हैव आवर ईबीआईटी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब देयर विल बी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट और आपका डीओएल पॉजिटिव होगा। अब आप इसको पॉजिटिव बोलो या फेवरेबल बोलो, एक ही बात है कि ऑपरेटिंग लिवरेज आपके फेवर में काम कर रहा है। वेयर एज अगर सेल्स इज लेस देन है, इसका मतलब आप मिनिमम अमाउंट भी नहीं कमा पा रहे हो, तो इसका मतलब दोस्तों आपका ईबीआईटी वुड बी लेस देन 0, तो आपका बिजनेस में लॉस है। अब ये आपके लिए रिस्क क्रिएट कर रहा है कि अगर ये नहीं कमा पाए तो एक समय आएगा बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। सो दैट इज डीओएल आपका क्या बन जाएगा बेटा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये आपका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब आपको ये ऑपरेटिंग लिवरेज के सारे केसेस बेटा क्लियर होंगे कि इसको कैसे एनालिसिस करा। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर जिसका नाम है बेटा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास बन जाएगा ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज 0, ऐसा ईबीआईटी जहां पर ईपीएस 0। अब पहले तो शॉर्ट में समझ लें ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो बीईपी इज कंप्यूटेड इंटरेस्ट प्लस पीडी अपॉन 1 माइनस टी। दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज बेस्ड। अब सर हमें ये कैसे निकाला? मैंने कहा सुनो, मेरे को ऐसा ईबीआईटी निकालना है जहां ईपीएस 0, मतलब मेरे फिक्स्ड खर्चे मीट हो जाए। फिक्स्ड खर्चे बेटा क्या क्या होते हैं? एक इंटरेस्ट और एक पीडी फाइनेंशियली में। तो अब इंटरेस्ट और पीडी मीट करना है तो इंटरेस्ट तो कमा लेना चाहिए, फिर पीडी भी कमाना है। बट ये जो पीडी होता है ये आफ्टर टैक्स है, मुझे तो कौन सा चाहिए? बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स अपने पास नहीं कंसीडर करना, वो आपका काम नहीं है क्योंकि वो वेरिएबल है। तो बेटा ये आपका पीडी अपॉन 1 माइनस टी, ये दोनों मिलेंगे तो आपका ब्रेक इवन आपके पास रेडी हो जाता है। हमने कहा ऑल राइट सर, ये बात भी क्लियर हो गई। सर अब ईपीएस कैसे निकालते हैं? तो बेटा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक तो हमने सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट देखी जो बनाई, अब मैं उसी का एक शॉर्टर वर्जन आपको बना देता हूं। तो इनकम स्टेटमेंट को इक्वेशन में डाल देते हैं। सबसे पहले हमने कमाया ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस करा था दोस्तों हमने इंटरेस्ट, तो ये बन गया था बेटा ईबीटी। फिर ईबीटी में से टैक्स एडजस्ट करके आफ्टर टैक्स बना देते हैं 1 माइनस टी, तो ये बन गया बेटा ईएटी। ईएटी में से आप पे करोगे अपना प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आपके पास क्या बच गया? अब बच गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, ये बच गया। अब मैं इसको अपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास दोस्तों निकल कर आ जाएगा हमारा ईपीएस। सो दिस वुड बिकम आवर ईपीएस, जो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन में आ जाएगा। तो अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए बेटा तीनों। गॉट इट?
चलिए अब हम चलते हैं बेटा डीएफएल के एनालिसिस पर। अरे नालायकों ने ये आगे नहीं करा, चलो कोई नहीं, ये बेटा हमारा डीएफएल का एनालिसिस है। आइए जरा समझ लेते हैं। सबसे पहला, नो फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट, इसका मतलब इंटरेस्ट एंड पीडी बेटा दोनों हो गए जीरो। अगर ये दोनों जीरो तो इसका मतलब ईबीआईटी विल बी इक्वल टू ईबीटी, बेटा दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे तो डीएफएल 1 है, नो फाइनेंशियल रिस्क है। उसके बाद हाई फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, बेटा अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है तो ब्रेक इवन ज्यादा, लिवरेज ज्यादा। अगर कम है तो ब्रेक इवन कम, लिवरेज भी कम। फर्दर ईबीआईटी बीईपी से ज्यादा, भाई बीईपी मिनिमम था जहां ईपीएस जीरो, आप उससे ज्यादा कमा रहे हो। ज्यादा कमाने का मतलब है आपका ईपीएस वुड बी ग्रेटर देन जीरो। ईपीएस ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होगा और फाइनेंशियल लिवरेज आपके फेवर में काम करेगा। बट अगर ये कम है तो इसका मतलब दोस्तों ईपीएस इज लेस देन जीरो, मतलब भैया अब तो नेगेटिव है। आप अपना इंटरेस्ट और पीडी भी नहीं कमा पा रहे हो। अगर वो नहीं कमा पा रहे हो इसका मतलब इक्विटी वालों की पॉकेट से पैसा जा रहा है। तो इक्विटी वालों की पॉकेट से जा रहा है तो ईपीएस आपका नेगेटिव हो रहा है, बेटा उनके लिए फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। सो ये आपका फाइनेंशियल लिवरेज का एनालिसिस। अब चलते हैं बेटा अगले पॉइंट पर, दैट इज आपके पास आता है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। पहले हमने पढ़ा ऑपरेटिंग, फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल, अब दोनों को मिला देते हैं। तो लेवल ऑफ सेल्स एट विच ईपीएस इज जीरो, तो आपने बेटा दो चीजों को कंबाइन कर दिया, ऐसा सेल्स जहां ईपीएस जीरो। अब इसको भी निकालने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप यूनिट्स में निकाल लीजिए या आप रुपीस में निकाल लीजिए। तो अब आपको सारी चीजें कवर अप करनी है। तो अब आपको एफसी, इंटरेस्ट, पीडी तो आपको बेटा 1 माइनस टी लेना है, बिफोर टैक्स लेना है। ये तीनों कमाने हैं डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन यूनिट्स में, और पीवी रेशो से कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, अमाउंट। थोड़ा और देखना है अगर इसको डिटेल में तो मैं और बता देता हूं बेटा। यहां पर देखिए ये इंटरेस्ट और पीडी, बेटा ये दोनों मिला दे तो आपका ईबीआईटी होता है। इंटरेस्ट प्लस पीडी अपॉन 1 माइनस टी ईबीआईटी होता है। अब मैं अगर इन तीनों को जोड़ दूं, दैट इज ईबीआईटी प्लस एफसी, बेटा ये बन गया कंट्रीब्यूशन। अब आप अपने कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली सेल की यूनिट्स आ जाएंगी। दिस इज हाउ इट इज डन। और यहां पर यही चीज बेटा रुपीस में हो रही है। तो ठीक है, जिनको डिटेल में बताना था उनको समझा दिया, नहीं तो बेटा आपके लिए सिंपल फॉर्मूला है, जिन्होंने फॉर्मूला पढ़ा उनके लिए फॉर्मूला है, मैं तो लॉजिक से भी बता दिया। ठीक है बच्चा, चल अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बेटा इसको समझने से पहले हमें एक समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट हमारा ROI का, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि भैया आपने जो पैसा लगाया उस पर क्या कमाया, जो इन्वेस्टमेंट करा उस पर क्या कमाया। तो बेटा ये आप हमेशा निकालते हो, आपने जो पैसा लगाया उस पर हम कमाते हैं बिजनेस करके ईबीआईटी। सो दिस बिकम्स योर ROI। अब ये जो ईबीआईटी है और ROI है, ये दोनों बेटा आपस में डायरेक्ट रिलेशन हो गए, यानी कि आपका ROI मेनली आपके बिजनेस की कमाई पर डिपेंड कर रहा है, आपका ROI मेनली ईबीआईटी पर डिपेंड कर रहा है। हमने कहा ऑल राइट सर। तो अपन कहेंगे अगर तो आपका इंटरेस्ट कम है और ROI ज्यादा है, मतलब आपने डेट वाले लोगों से 10% पर पैसा लिया, आपने 10% पर पैसा लेके बिजनेस में लगाया, उस पे 15 कमाया। तो सोचिए 15 कमाया, डेट वाले तो फिक्स है बेटा, इनको 10 दिया, 5 अपनी पॉकेट में चला गया इक्विटी की। तो इसका मतलब दोस्तों वी कैन से यहां पर आपका जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है आपके फेवर में काम कर रहा है। आपका जो इंटरेस्ट रेट है आप उससे ज्यादा जनरेट कर पा रहे हो, तो ये आपके फेवर में काम कर रहा है। आपको और लोन ले लेना चाहिए, और लोन लेना चाहिए, क्योंकि सब लोग 10% पर लेंगे, आप उसका 15% कमाओगे तो 5% उस पैसे पर, उस कैपिटल पर आपको एक्स्ट्रा मिलता चला जाएगा। बट ये रिवर्स भी हो सकता है।
आपने बेटा 10% पर उधार लिया, बिजनेस में लगाया, यहां से 8% मिल पाया, तो अब इनको तो 10 देना है, तो 2% आपकी पॉकेट से जाएगा। पॉकेट से जाएगा तो बेटा अपना हो जाएगा नुकसान, तो नुकसान हो गया तो वो हमारे लिए हो जाता है अनफेवरेबल, या हम इसको बोलते हैं अगेंस्ट। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यहां पर इंटरेस्ट आपका ज्यादा है, आरओआई कम है, तो ये बेटा अनफेवरेबल हो गया या आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो भाई इस सिनेरियो में ये हमारे पास हमारे डिसफेवर में काम कर रहा है, हमारे लिए फायदा नहीं क्रिएट कर रहा, तो आपको इसको फोकस नहीं करना चाहिए। फिर बेटा इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है अब हमारा डीसीएल का एनालिसिस। आइए बेटा फाइनली अब हम कंबाइंड लिवरेज को एनालाइज करते हैं सबको मिलाकर। तो भाई आपके पास पहला सिचुएशन, डीओएल जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से है, ये आपका इंटरेस्ट एंड पीडी की वजह से है, तो ये आपके पास सिनेरियो है। अगर आपका डीओएल ज्यादा और डीएफएल ज्यादा, बेटा दोनों ही ज्यादा है, तो इसका मतलब बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की है। तो भैया पहले तो हाई रिस्क की सिचुएशन है, अवॉइड करिए, इसको काम मत करिए। दोनों ही बहुत लो हैं, तो लो रिस्क है। सर लो रिस्क में क्या प्रॉब्लम है? सर लो रिस्क में रिटर्न ही नहीं मिलेगा ना आपको। आप रिस्क जब तक थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा भाई, तभी बिजनेस में पैसा बन पाएगा, वरना तो पैसा बन ही नहीं पाएगा। तो ये भी अवॉइडेबल सिचुएशन होती है। अगला, ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा है, फाइनेंशियल लिवरेज कम है। अब थोड़ा सा सोचते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा, इसका मतलब दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा। अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है तो इसका मतलब बेटा ईबीआईटी कम है। तो पहली बात, रिस्क तो नॉर्मल है भाई, एक ज्यादा दूसरा कम, कॉम्पनसेट हो गया, बट ईबीआईटी लो है। ईबीआईटी लो है, इसका मतलब बेटा आरओआई भी आपका कम होगा। आरओआई आपका कम होगा तो इसका मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा नहीं मिल पाएगा, या आप लेना भी चाहोगे तो बहुत मार्जिनल सा मिलेगा, क्योंकि ईबीआईटी में इतना मार्जिन है ही नहीं। आपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है, तो यहां पर नो बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो अगेन नॉट रिकमेंडेड हो गया। लास्ट केस, ये कम है ये ज्यादा। अब फिक्स्ड कॉस्ट कम है और एक ज्यादा, पहली बात रिस्क तो मॉडरेट हो गया, बट फिक्स्ड कॉस्ट कम है। फिक्स्ड कॉस्ट कम है, इसका मतलब ईबीआईटी बेटा ज्यादा। ईबीआईटी ज्यादा तो इसका मतलब आरओआई ज्यादा। आरओआई ज्यादा तो आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा मिलेगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ज्यादा तो इक्विटी की वर्थ ज्यादा, और अल्टीमेटली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का टारगेट आपका अचीव हो रहा है। तो जनरली अपन इस लेवल को रिकमेंड कर देते हैं, ये आपका रिकमेंडेड लेवल बन जाता है कि भाई ये वाला लेवल है जो आपको यूज कर लेना चाहिए, जो आपको अपने पास इंप्लीमेंट करना चाहिए। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात समझ में आ गई। तो दोस्तों यहां पर आकर हमने आपके साथ आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे कवर अप कर लिए, यहां पर कॉन्सेप्ट आपके क्लोज हो जाते हैं। ऑलराइट, चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे इसके न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। सो हियर वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल वन। लीजिए बेटा पहला क्वेश्चन आपके सामने एकदम टनटनाए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और काफी बार पेपर में आ चुका है, बट इसमें भी कई बार बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं आप मेरे साथ समझेंगे। बेटा देखिए, कहता है अ कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। ये आपको सुंदर सी बैलेंस शीट दे दी है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 75 लाख शेयर इतने के, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर्स हैं, करंट लायबिलिटी, बिल्डिंग मशीनरी, फिर करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स बैंक। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। बेटा क्या क्या गिवन है? फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो 60%। बेटा वीसी रेशो 60% है, इसका मतलब पीवी रेशो वुड बी 40%। डिफरेंस आ जाता है, आपको सिखाया था अभी स्टार्टिंग में, बैलेंसिंग हो जाएगा। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो 2.5। बेटा यही है एक पहला पॉइंट इस क्वेश्चन का, आपको बताया गया है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो। बेटा अगर मैं यहां पर कहूं टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, ये निकलता कैसे है? तो जैसा नाम वैसा काम, टर्नओवर है मतलब सेल्स रिलेटेड है, और ये टोटल एसेट्स का वैल्यूएशन कर रहा है।
तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो है 2.5। सेल्स बेटा आपके पास कितना है सर, हमें नहीं पता। टोटल एसेट्स बेटा ये रहे, बैलेंस शीट में गिवन है 30 करोड़। तो यहां से दोस्तों हमारे पास सेल्स निकल कर आ जाएगी 30 इंटू 2.5, दिस इज 75 करोड़। पहले बेटा सेल्स आपके पास तैयार हो गई। फिर क्वेश्चन ने कहा इनकम टैक्स रेट है भैया 40%, कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपको बेटा ईपीएस, ओएल, एफएल, सीएल ये सारी चीजें निकालनी है। अब मैंने बोला बच्चा गड़बड़ करता है, बेटा बच्चा गड़बड़ करता है ये पढ़ने में, दैट इज कॉल्ड कमेंट। यहां पर एक तो आपको कैलकुलेशन करनी है, साथ साथ आपको कमेंट भी करना है कि मेरे सोना बाबू यहां पर आपको क्या क्या मतलब निकल कर आए हैं इनसे। अब जनरली ये कमेंट करना बच्चा भूल जाता है, जिस वजह से वो खाली बैठे बैठे अपने फ्री में नंबर कटवा देता है। तो भाई इन बात का ध्यान रखना है। अब सेल्स आपके पास है, मैं इसका 60% करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, उसमें से मैं अपना फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूं बेटा 6 करोड़ का ईबीआईटी, फिर इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं बेटा, ये रहा ईबीटी आ जाएगा हमारे पास। ईबीटी में से 40% का टैक्स माइनस करेंगे ईएटी। प्रेफरेंस डिविडेंड आपको क्वेश्चन में दिख नहीं रहा तो वो आएगा नहीं, तो जो बच गया वो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा ईएई, और उसको फिर हम इन 75 लाख शेयर से डिवाइड कर देंगे, आपके पास ईपीएस आ जाएगा। राइट, देखो कितना सिंपल सा फ्रेमवर्क में हमने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिया। आइए एक बार इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले सेल्स बेटा हमने आपके साथ निकाल ली थी, फिर हमने इसका 60% कर लिया तो आपके पास आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, इंटरेस्ट आपने बेटा कैलकुलेट कर लिया डिबेंचर का 15 करोड़ एट द रेट ऑफ 15%। अब आपने ये निकाला और आपके पास आ गया ईएई। टैक्स तो बेटा इसका सीधा सीधा 40% आपका अप्लाई। अब मैं अगर यहां से ईपीएस निकालूंगा तो बेटा 13 करोड़ 5 लाख रुपीज है, 13 ये हो जाएगा बेटा 13 करोड़ 5 लाख, तो ये हो गया 1305 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स थे बेटा 75 लाख, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं बेटा यहां से कैलकुलेट करूं, ये आता है 17.4, काम खत्म। हमें निकालना था बेटा डीओएल। डीओएल क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, तो इट इज बिफोर वर्सेस आफ्टर, तो इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है बेटा 30 लाख, ईबीआईटी है 24 लाख। लो जी, ये आपके पास बच्चा आंसर विच इज 1.25 टाइम्स। फिर आपके पास था फाइनेंशियल लिवरेज। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट में सबसे पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट से बिफोर ईबीआईटी और इंटरेस्ट के बाद बेटा ईबीटी, तो ईबीटी है 21,75,000 का, तो 24, 21, 75 ये आता है 1.10 टाइम्स, ये भी आपके पास आ गया। फाइनली बेटा मैं अपना डीसीएल निकाल दूंगा। सो चाहो तो आप निकाल लो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, या आप कर सकते हो डीओएल इनटू डीएफएल। तो कई बार इसमें छोटा मोटा आंसर का एक आध डेसिमल का वेरिएशन आ जाता है, बिकॉज आपने यहाँ राउंडिंग ऑफ करा, यहाँ पर हो सकता है डेसिमल का वेरिएशन आ जाए, तो घबराने की बात नहीं है। अगर डिफरेंस आता है दोनों में से, छोटा मोटा राउंडिंग ऑफ का एरर आ सकता है। चलिए बेटा अब हम इसका यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो ये देखिए बेटा, ईपीएस हमने निकाल दिया था, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करके यू हैव द आंसर। अब मेन था बेटा इसमें कमेंट। कमेंट देखेंगे बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, ईपीएस indicates amount the company earns per share. It used as a guide for valuing the share and making investment. फिर structure of fixed cost बताता है, sensitivity of EBIT to change in sales, वही जो हमने बेटा पहले पढ़ा। फिर ऐसे ही फाइनेंशियल लिवरेज, sensitivity of EPS to change in EBIT, और ये क्या बताएगा बेटा, sensitivity of change in EPS to change in sales। यही तो बेटा हमने सारे रिश्ते नाते बोले थे, बस अब हमें उसे इंग्लिश में जरूर लिखना है। अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो मैंने बोला टॉपिक बहुत आसान होता है, बट कई बार बच्चा पढ़ने में गलती कर देता है और सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्या कहता है, डिटेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर आर गिवन बिलो। सेल्स बता दिया, पीवी रेशियो है, एफसी है, डेट है, इक्विटी है, टैक्स रेट है। तो
तो बेटा यहां से अपन कह सकते हैं इंटरेस्ट आ जाएगा 55 लाख 10%, यानी कि 5,50,000 का इंटरेस्ट। अब पूछा क्या है, यहां पर पूछा डिटरमाइन कंपनीज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्री टैक्स एंड ईपीएस। तो बेटा आपको यहां पर सबसे पहले ROE निकालना है और साथ साथ ईपीएस। उसके लिए इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो कैसे बन जाएगी बेटा इनकम स्टेटमेंट, 86 लाख का 35%, ये कंट्रीब्यूशन माइनस 10 लाख माइनस 5.5 लाख, ईबीटी आ गया, टैक्स लगाएंगे 40%, प्रेफरेंस है नहीं बेटा ईएटी, और उसको हम डिवाइड कर देंगे बेटा नंबर ऑफ शेयर से, वो यहां से आपके पास निकल जाएंगे 75 लाख बाय 10 यानी कि 7.5 लाख। तो आपके पास फाइनली बेटा आ जाएगा ईपीएस, दैट बिकम्स योर वैल्यू, और ईबीआईटी अपॉन कैपिटल, कैपिटल बेटा कितना है, ये दोनों मिलाकर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। भाई आपका डेट भी है इक्विटी भी है, दोनों को मिला देंगे तो आपका टोटल पैसा जो बिजनेस में लगा है इसके बेस पर ROCE या ROE आपके पास निकल जाएगा। आइए बेटा देखते हैं अब ये वाला पार्ट हमने पहले कैसे करा। सो पहले वी हैव प्रिपेयर्ड द इनकम स्टेटमेंट एज यूजुअल। बेटा आपके पास आ गया है 86 लाख, उसका 65%। ये 65% कैसे निकला है ये भी बता देता हूं। आपका पीवी रेशो 35% है, तो बेटा 100 माइनस 35% इज योर 65%। देन आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया बेटा। देन फाइनली बेटा वी हैव ईबीटी, टैक्स और ईएटी। अब आपने रिटर्न ऑन कैपिटल ईबीआईटी बाय कैपिटल 20 करोड़ 130 लाख, 130 लाख बेटा कैसे निकला है, डेट प्लस इक्विटी कर लीजिए। सो वी हैव गॉट 55 लाख प्लस 75 लाख। तो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं इट इज 55 लाख प्लस 75 लाख, दोनों का मिलाकर 15.46। साथ साथ ईपीएस बेटा ये अमाउंट 7.5 लाख आपके पास ईपीएस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा डज द कंपनी हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। अब देखिए बेटा आपका इंटरेस्ट का रेट है 10%, पैसा मिलेगा 10 पर, आप बिजनेस में लगाकर कमा रहे हो 15.46, यानी कि इंटरेस्ट से ज्यादा कमा रहे हो। तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। आपको और पैसा लेना चाहिए ताकि डिफरेंस जो है 5.46% का वो आप और एक्स्ट्रा रिटर्न कमा पाओगे इक्विटी वालों के लिए। तो भाई हम यहां लिख देंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन इंटरेस्ट रेट, तो कंपनी का बेटा फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज आ गया। नेक्स्ट बोला ऑपरेटिंग कंबाइंड लिवरेज बता दो। ये अब आपको आता ही है बेटा, कैलकुलेट करना सिंपल है। ऑपरेटिंग में कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी हो जाएगा और कंबाइंड में कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी हो जाएगा, क्योंकि यहां प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। अगर होता तो बेटा उसे भी एडजस्ट करते। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी सेल इंक्रीज बाय 10। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं बेटा, यहां पर पहले देखना पड़ेगा आपको रिश्ता किस में बनवा रहा है। तो एग्जामिनर ईबीआईटी और सेल्स का रिश्ता बना रहा है। ये ईबीआईटी और सेल्स का रिश्ता कौन बनाता है, डीओएल। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अगर हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी तो ये हो जाएगा डीओएल इंटू परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सिंपल। तो अब आप इस इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। डीओएल आपने इस पार्ट में निकाल लिया था, जो वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट वुड बी द इंपैक्ट टू बी जनरेटेड इन द ईबीआईटी, सो दैट बिकम्स योर आंसर। अगला, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स ईबीटी विल बी इक्वल टू 0। बेटा ध्यान से देखिए रिश्ता किस में है, सेल्स और ईबीटी। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक कंफ्यूजन होता है। मैंने आपको रिश्ता बनवाया ईबीआईटी 0 का, जहां पर हमने देखा अगर ईबीआईटी 0 है तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। फिर हमने पढ़ा ईबीआईटी और ईपीएस 0 होता है तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, और सेल्स और ईपीएस आपका होता है ओवरऑल ब्रेक इवन। अब यहां बोल रहा है मुझे तो ईबीटी 0 करना है, ईबीटी का रिश्ता तो बनवाया नहीं। ये बेटा एग्जामिनर की चालाकी है। अब देखिए ईबीटी आता कहां है, सर ईबीटी ईबीआईटी के बाद आता है, तो यानी कि ये फाइनेंशियल पार्ट को कवर कर रहा है। सेल्स हमें टॉप पर बोला, तो सेल्स से फाइनेंशियल पार्ट कवर करते हुए सारा आना है। तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर आपके पास सारी चीजें कवर्ड हो जाएंगी।
यहां पर बच्चा आपके पास सारी चीजें कवर्ड हो जाएंगी। सारी चीजें कवर्ड का मतलब क्या है बेटा, यहां पर दोस्तों आपको सारे एलिमेंट, फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट सब कुछ लेना है, क्योंकि इसके बाद आता है टैक्स, टैक्स के बाद पीडी, पीडी है नहीं तो इसलिए इग्नोर मार दिया। तो यहां पर बेटा एक तरह से आपको ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, क्योंकि ये ईबीआईटी के बाद है तो हम तो इसको ईपीएस की तरह मान के चलेंगे। तो बेटा ये रहा आपका फाइनल आंसर। देखिए रिक्वायर्ड सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट दोनों ले लिए, डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, ये आपने वैल्यू डाली, सो यू हैव गॉट द फाइनल वैल्यू। ये बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज वाला बताया था मैंने, ईबीआईटी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास 14.98। तो दोनों पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है इसके, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये दोनों ही पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आपको क्लियर हो गए होंगे। ये दोनों ही अच्छे पार्ट्स हैं काफी आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर स्टोन लिमिटेड, सेल्स, वीसी, कंट्रीब्यूशन, एफसी, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी। देखिए कितने प्यार से इनकम स्टेटमेंट बना के दिया। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ ईबीआईटी इंक्रीज बाय 10। देखो मेन यहां पर समझना है बेटा रिश्ता कौन बना रहा है। तो अगर हम देखें टैक्सेबल इनकम और ईबीआईटी, बेटा ये रिश्ता कौन बनाएगा? सर ये वाला रिश्ता आपका फाइनेंशियल पार्ट से रिलेटेड है, ईबीआईटी और टैक्सेबल यानी कि ईबीटी हो गया। अभी आपको समझाया, अगेन इस इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड ही नहीं है, तो जो इंटरेस्ट है बेटा वही आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां भी आपका फाइनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ईबीआईटी और ईबीटी। नेक्स्ट आपको बोला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल इंक्रीजेस बाय दिस, तो सेल और ईबीआईटी का रिश्ता बेटा डीओएल बनाएगा, तो ये आपको डीओएल के थ्रू निकालना है। और लास्ट में टैक्सेबल इनकम और सेल, अगेन बेटा ये आपका डीसीएल अभी आपको समझाया कि भाई ये तो पूरा कंबाइंड बिजनेस कर दिया, इंटरेस्ट भी जोड़ दिया, एफसी भी जोड़ दिया, तो कंबाइंड लिवरेज। अब मुझे ये समझ में आ गया, मुझे ये तीनों से रिश्ते निकालने हैं, तो पहले बेटा ये तीनों नंबर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपना डीएफएल निकालेंगे, डीओएल निकालेंगे, डीसीएल निकालेंगे, फिर एक एक करके वैल्यू डालेंगे। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इस क्वेश्चन का बेटा, वो ये था वेरीफाई द रिजल्ट्स। मैंने कहा ना बच्चे को आसान क्वेश्चन दिखता है, लास्ट लाइन पढ़ गया, भूल गया पढ़ना, इग्नोरेंस, जल्दीबाजी, तो यहां पर आपके मार्क्स डिडक्ट होती है। फिर बच्चा कहता है सर मैं तो सारा करके आया था, मार्क्स नहीं आई, तो ये गड़बड़ हो गई बेटा। देखिए अब कैसे होगा, तो पहले ओएल निकाला, एफएलसीएल, अब सबसे पहला केस डीएफएल लगाना है, तो हमने देखा बेटा डीएफएल ईबीआईटी ताकि टैक्सेबल इनकम आ जाए, ये आता है 13.33। अब ये कह रहा है ईबीआईटी 10% से बढ़ेगा तो ईबीटी इतने से चेंज होगा। तो बेटा अब इसको प्रूव करने के लिए यहां पर हम सारा का सारा काम करेंगे, हम ईबीआईटी को 10% से बढ़ा देंगे। तो अगर 10% से बढ़ाएं तो बेटा 1,10,000, ये 25,000 रहेगा, तो आपके पास बैलेंस आ गया बेटा 85,000। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, कितना हुआ, 10,000 बढ़ गया ऑन अ बेस ऑफ 75,000। अब आप अगर इसे कंपेयर करेंगे तो ये आता है बेटा 13.33। आप चेक करिए एग्जैक्टली वेरीफाई हो गया बेटा। तो ये वेरिफिकेशन बेटा आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहां पर आपको करके भी दिखाया है आपके लिए, ये रहा बेटा वेरिफिकेशन वाला पार्ट। भाई वेरिफिकेशन में देखिए ईबीआईटी 10 बढ़ा दिया, इंटरेस्ट सेम है वैल्यू, तो 10,000 से बढ़ गया ऑन अ बेस ऑफ 75, 13.33। सिमिलरली बेटा आपको सारे के सारे वेरिफिकेशन करके दिखाने पड़ेंगे, तभी आप काम कर पाओगे, वरना सारे गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये देखिए पहले बेटा ईबीआईटी वाला ओएल से था, ईबीआईटी सेल्स का, इसमें भी कर दिया, सेल्स बढ़ा दिया, वीसी, कंट्रीब्यूशन, एफसी, ईबीआईटी, तो ये बेटा रेशो आ गया 30%, दोनों अगेन आपके एकदम टैली। सिमिलरली लास्ट कॉन्सेप्ट बेटा डीसीएल वाला 40%, 40% आपके मैच, ठीक है। तो वेरिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन। कैलकुलेशन तो आसान है बट वेरिफिकेशन में कई बार मिस हो जाता है, इसलिए वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, एक और क्वेश्चन दैट इज फोर्थ। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन दिस एंड प्लान ए एंड बी।
आपको बोला इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4 है, एक्चुअल प्रोडक्शन 75% है, तो इसका मतलब दोस्तों हमारे एक्चुअल यूनिट्स होंगे कितने? तो कैपेसिटी 4000 है, काम सिर्फ 75% लेवल पर होता है, तो इसका मतलब आपके पास निकल जाएगा 3000। ये आपका बेटा लेवल निकल जाएगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस गिवन है, वीसी गिवन है, तो यहां से कंट्रीब्यूशन आ गया बच्चों हमारे पास 15 रुपए का। हमने कहा ऑल राइट सर। फिक्स्ड कॉस्ट के दो क्राइटेरिया हैं, तो बेटा अब हमारे को कंट्रीब्यूशन पता है, यूनिट्स पता है, माइनस कर देंगे एफसी, तो हमारे पास ऑपरेटिंग लिवरेज तो सबसे पहले आपका रेडी हो गया। तो ये देखिए बेटा आपका ऑपरेटिंग लिवरेज सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, ये रहा 3000, ये 15 रुपए, दोनों का आपका कंट्रीब्यूशन एफसी अलग अलग था, ये आपका ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया। नेक्स्ट आपको बोला था फाइनेंशियल लिवरेज, उसके लिए बेटा दो प्लान दिए। अब ये जो दो प्लान दिए हैं इक्विटी और डेट के, अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेटा मेरा जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 10,000 का 20% यानी कि 2000, और यहां पर हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा 5000 का 20% यानी कि 1000। अब पहले तो बेटा आपके दो फाइनेंशियल प्लान है, दो सिचुएशन है, यानी कि टोटल 4 केस बनेंगे। सिचुएशन 1 में दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसी प्रकार से इसमें भी दोनों में से कोई हो सकता है। सो इन टोटल देयर कुड बी द 4 पॉसिबिलिटीज जो हमारे सामने आती हैं। अब ये 4 पॉसिबिलिटीज बेटा ये रही, देखिए सिचुएशन 1 में ए और बी, सिचुएशन 2 में ए और बी। ईबीआईटी हमने बेटा ऊपर कैलकुलेट करा, इंटरेस्ट अभी आपको बता दिया 2000 1000। सो यू हैव गॉट द फाइनेंशियल लिवरेज वाला पार्ट, ये आपका आंसर आ गया। अब मुझे कंबाइंड लिवरेज भी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर डीओएल लिख दूंगा। डीओएल बेटा कितना था, सिचुएशन 1 में 1.5, यहां पर 1.8 है। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बच्चा अपने पास निकलकर आ जाएगा DCL। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई 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 कर देंगे चारों को, तो चारों DCL आ जाएंगे। ठीक है जी। आई होप दोस्तों पहले यहां तक का सारा मामला अब आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी गिवन बिलो। आपको लायबिलिटीज बता दिया, सबसे पहले इक्विटी है, रिजर्व एंड सरप्लस है, डिबेंचर्स है CL, नॉन करंट एसेट्स यानी कि FA और करंट एसेट्स। कंपनीज टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज 4। बेटा ये अभी थोड़ी देर पहले भी सीखा था हमने, तो अगर मैं यहां से इवैल्यूएट करूं तो मेरा सेल्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू टोटल एसेट्स यानी कि बेटा ये 24 लाख आ गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में यही करा था। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बता दिया, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो 60, तो VC का रेशो 60 है, इसका मतलब PV रेशो बेटा 40। टैक्स रेट बता दिया, कैलकुलेट OLFLCL। बेटा OLFLCL निकालना है तो अपने को पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी है, जो आराम से बना सकते हैं। 24 लाख है, इसका 60% बेटा VC हो गया, फिर इसमें से आप 2 लाख का FC माइनस कर दो, EBIT आ गया, फिर इसका बेटा इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, EBT आ गया, फिर आपका टैक्स माइनस हो जाएगा, EAT आ गया। सो दैट बिकम्स द वैल्यू बेटा। EAT आने के बाद OLFLCL आप निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, फिर ये हो जाएगा EBIT बाई EBT, कंट्रीब्यूशन बाई EBT, सिंपल। अब मेन इसका है सेकेंड पार्ट जो मेरे को समझाना है, फाइंड आउट EBIT इफ EPS इज दिस। कह रहा आप ऐसा EBIT बताओ जहां पर ये EPS इतना हो जाए। बेटा मैंने आपको सिखाया था EPS कैसे निकलता है, तो हमने सीखा था EPS इज EBIT माइनस इंटरेस्ट, फिर आपका 1 माइनस T माइनस आपका प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमने कहा राइट। अब मेरे को कहता है सर EPS चाहिए 2, मैं अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूं, या 1 चाहिए यहां पर, चलो 1 ले लेते हैं। आपको EPS चाहिए 1, EBIT बेटा मुझे नहीं पता,
इंटरेस्ट हो जाएगा 10% ऑफ 2,40,000, यानी कि 24,000 का इंटरेस्ट हो गया। टैक्स का रेट है बच्चा 30%, ये आपको बताया था। प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। बेटा 1,80,000 ₹10 का एक है, तो 18,000 शेयर्स बेटा हमारे पास आते हैं। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो दिस वुड बिकम 18,000, ये हो जाएगा 0.7 EBIT माइनस में 24,000 इंटू 0.7, ये होता है 16,800। तो बच्चा अगर मैं यहां से सिंप्लीफाई करूं तो EBIT मेरा निकल आएगा, वो कितना हो जाएगा 16,800 प्लस 18,000, 34,800 डिवाइडेड बाय 0.7, ये आता है बेटा 49714। ये मेरा रिक्वायर्ड EBIT आ गया पहले पार्ट का। ऐसे ही आप 2 रख के कर सकते हो, ऐसे ही बेटा 0 करके भी कर सकते हो। सो यहां पर इस क्वेश्चन में जो नया पॉइंट था वो यही था कि बेटा आपका EBIT आपको कैसे कैलकुलेट करना है। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर अगर हम देखें बेटा एसेट्स टर्नओवर से पहले सेल्स निकाल लिया, वी हैव गॉट द इनकम स्टेटमेंट, तो DOL, DFL, DCL बेटा तीनों। देन फर्स्ट पार्ट करेंगे EPS, बेटा ये था 1 के बराबर इक्वेट करा, यही मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखाया। ऐसे ही आप बेटा 2 रख के कर सकते हैं, 0 रख के कर सकते हैं, तीनों ही सिनेरियो आपके पास बनते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्व ही करके समझा दिया ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। आपको बच्चा सेल्स बता दिया, VC बता दिया। नेक्स्ट आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है, 11% बेटा बोरोड कैपिटल है, आपके पास इक्विटी कैपिटल है और रिटेन्ड अर्निंग है। ये सारे के सारे अमाउंट आपके पास है। अगर हम ध्यान से सोचें तो बेटा इन सब का टोटल कर दूं, प्रेफरेंस तो अभी भी नहीं है, ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा है, ये अपना टोटल एम्प्लॉयड हो गया। तो अगर हम देखें तो बेटा यहां से आता है 110 लाख। कहता है व्हाट इज द फर्म्स ROI। बेटा ROI क्या होता है? सर आपको सिखाया था ROI इज सिंपल EBIT डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो EBIT कितना है सर? 80 लाख का सेल्स है, 46 लाख का VC, ये आ गया कंट्रीब्यूशन, माइनस में कर दो फिक्स्ड कॉस्ट 6.5 लाख का, ये आ गया EBIT डिवाइडेड बाय टोटल पैसा लगा है 110 लाख। लेट्स डू दिस। तो 80 46 माइनस 6.5 डिवाइडेड बाय 110 और परसेंटेज, सो ये आ गया बच्चा 25%। तो आपके पास ROI आ गया। डज इट हैव अ फेवरेबल लिवरेज? इंटरेस्ट रेट 11 है, कमाई आपकी 25% है, तो आंसर इज यस बेटा, ये आपका फेवरेबल लिवरेज है। आगे, फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज टर्नओवर इज 3, हाई और लो। अब आपको बताना है इसका एसेट्स टर्नओवर। तो बच्चा अगर मैं यहां पर इसका एसेट्स टर्नओवर निकालूंगा तो दिस इज सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सेल्स है बेटा हमारे पास 80 लाख, अब टोटल एसेट्स। अब कुछ बताया नहीं है तो लायबिलिटी विल बी इक्वल टू द एसेट्स। लायबिलिटी का टोटल है 110 लाख, तो बेटा अपन इसी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारे पास आता है 0.73, राउंड ऑफ करके 7272 आ रहा है तो 73 हो गया। सो दिस बिकम्स योर वैल्यू। अब ये आपका 3 से कम है तो लिख देंगे बेटा कंपनी का क्या है, लो है आंसर बेटा इसका। सेल्स ड्रॉप टू इतना, व्हाट विल बी द न्यू EBIT? कह रहा भैया अब आपकी सेल्स गिर गई तो बता दीजिए नया EBIT। तो बेटा आप इनकम स्टेटमेंट रीफ्रेम कर सकते हैं। अब मेरा सेल्स हो गया 60 लाख का, तो बताइए बेटा क्या हो जाएगा? अब आपके पास आपका सेल्स है अब आपका 60 लाख का, तो VC बेटा कितना? सर VC पहले 46 लाख था 80 के लिए, अब ये 60 के लिए आ जाएगा, तो 46/80 इंटू 60, ये आता है 34.5 लाख। तो यहां से आपके पास निकल कर आ गया बेटा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन अगर करेंगे तो 25.5 लाख का, फिर फिक्स्ड कॉस्ट आपका सेम रहेगा 6.5 लाख का,
तो आपके पास ये नया EBIT बेटा रेडी हो गया। ये आता है बच्चा 19 लाख का। सो दैट बिकम्स योर आंसर। देखिए कितना आसान है। तो आप देखिए कितने स्मार्ट तरीके से वी आर डूइंग द रिवीजन। हम क्वेश्चन पढ़ के इनफैक्ट उसको अपने आप सॉल्व कर रहे हैं फटाफट शॉर्ट तरीके से। दिस इज द वे यू नीड टू रिवाइज एट द टाइम। ये तरीका है बेटा जिससे आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। समय कम लगा के अपने आप कैलकुलेटर पे दिमाग लगाइए। मैं तो फिर भी इतनी कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगर आप बिना इसको लिखे भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं दैट्स ऑल्सो गुड। या एक रफ शीट लेके फटाफट से सॉल्व करेंगे तो इससे जल्दी आपके सॉल्व होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो रिवीजन का बेस्ट तरीका आपके पास। What level of sales EBT will be equal to 0? तो बेटा आपका क्या निकालना है? आपका ओवरऑल निकालना है। आपको ओवरऑल कैलकुलेट करना है सेल्स और EBT। अभी थोड़ी देर पहले भी इसी पॉइंट को हमने डिस्कस आपके साथ करा था। मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा यहां तक सारा मामला आपका डन है। ठीक है, तो दिस बिकम्स योर क्वेश्चन नंबर 6। ये बेटा सारे आंसर आप देख लेना, मैंने वैसे निकलवा दिए हैं आपका। ये हमने 25% आपका निकाला था, 0.73 निकाला था, ये आपका 19 लाख था और ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसको हम बोलते हैं बेटा मिसिंग फिगर क्वेश्चन। अब ये मिसिंग फिगर क्वेश्चन में क्या क्या होगा सर? कुछ कुछ डेटा गिवन होगा, बाकी डेटा अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी फॉर द ईयर आर एस फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल, बॉन्ड है, सेल्स है, FC, फाइनेंशियल लिवरेज। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक लिवरेज दे दिया। भाई देखो, जब लिवरेज दे दिया ना तो थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा, थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। चलिए देखेंगे। PV रेशियो बता दिया, मार्केट प्राइस बता दिया, इनकम टैक्स बता दिया। कहता है OLFLCL अर्निंग यील्ड। बेटा अभी एक नया वर्ड आ गया। पहले तो यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। तो रिटर्न का मतलब होता है आपने आज जो पैसा लगाया उस पे कितना अर्निंग की फॉर्म में कमाया। तो EPS बाय MPS इंटू 100। अब यानी कि इसके लिए EPS जो निकाला, MPS गिवन है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब देखो मेन मुद्दा इस ये करने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अब वार्निंग सिग्नल यहां पर ये है कि आपको लिवरेज गिवन है। तो बेटा प्रेफरेंस इज आप पहले लिवरेज को आइडेंटिफाई कर लो। तो क्योंकि यहां अगेन आपका कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो आपके पास बनता है EBIT बाय EBT। ये आपके पास है 1.39। अब EBIT कितना हो जाएगा? तो बेटा EBIT हमने अपनी स्टेटमेंट बनाई है, सेल्स, VC, कंट्रीब्यूशन, FC, ये EBIT 13.5 लाख। तो हम यहां पर लिख देंगे 13.5 लाख। मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट से देख दिया। तो यहां से बेटा EBT मेरे पास आ जाएगा। इसको डिवाइड करके बेटा 9 लाख समथिंग आ रहा है, 971,223। ये मेरे पास मेरा EBIT आ गया। अब मुझे मेरा EBIT पता है, मेरा EBT पता है। अब दोस्तों मैं अगर यहां से कैलकुलेट करूं तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। So that would become 13,50,000 minus 971,223। तो 13,50,000 971,223 3,78,777। ये आपके पास बेटा नंबर आ गया 3,78,777 रुपीज। ये आपके पास आपका नंबर आ गया जो है आपके इंटरेस्ट का अमाउंट। हमने कहा ओके। अब ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। अगर हम इस अमाउंट पे थोड़ा सा फोकस करें, मेरे पास बॉन्ड्स भी गिवन है। मैं यहां से अगर अपना इंटरेस्ट निकालूं तो 30 लाख का 12% आता है बेटा कितना सर? ये आता है 360। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर मिसिंग फिगर है। बेटा मिसिंग फिगर क्या है? वो है आपका अदर इंटरेस्ट। तो दोनों का जो डिफरेंस आपके पास आएगा वो आपका बन जाएगा बच्चा अदर इंटरेस्ट 18,777। अब आपको समझ में आया? तो भाई ये है मिसिंग फिगर क्वेश्चन। यहां पर एग्जामिनर जानबूझकर आपको परेशान करेगा, आपको पूरा डेटा नहीं देगा। पूरा डेटा ना देने की वजह से आपको वो तड़पाएगा, कहेगा नहीं मेरे सोना बाबू, मैं तुझे ऐसे कैसे जाने दूं, मैं तुझे ऐसे कैसे जाने दूं मेरे सोना बाबू, तुझे तो मैं परेशान करके ही मानूंगा।
तो भाई परेशान करने के लिए वो आपको इस प्रकार की मिसिंग फिगर का डेटा दे सकता है। ये आपने देखा बेटा अब कैसे आया, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे हमारा आंसर भी कुछ इसी प्रकार से बना है। तो सबसे पहले सेल्स वीसी ये तो हमने बेटा देख ही लिया, ईबीआईटी तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन में सिर्फ एक गिवन था, बाकी हमने एज अ बैलेंसिंग फिगर कंप्यूट करा है, बाकी बेटा एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाला है, ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये हमने बेटा यहां से निकाल लिया। अब एग्जाम में वर्किंग नोट नहीं बनाना, तो सीधा बेटा 13.5 लाख को डिवाइड करा, ये गिवन था, ये आपका मिसिंग फिगर आ गया। एंड देन वी हैव गॉट द ईएटी। उसके बाद का क्वेश्चन तो सिंपल है, ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दिया सारी की सारी बातें। तो इसके बाद तो अपन कर सकते हैं। मेन इस क्वेश्चन का पॉइंट था बेटा ये, देखो रिवीजन के टाइम पर आप पूरा क्वेश्चन बार बार देखोगे तो फायदा नहीं है, तो इसलिए बेटर है बेटा हर क्वेश्चन पे पॉइंट लिख लो, इसमें क्या मेन पॉइंट था, बस रिवीजन के टाइम पे उतना ही रिवाइज करना है, वो हो जाएगा तो आपका काम सॉर्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। दोनों का आपको बेटा एमओएस दे दिया, याद है याद है याद है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा एमओएस क्या होता है। सर यहां से हम निकाल सकते हैं डीओएल, जो होता है 1/MOS बेटा इनवर्स रिलेशन, तो ये हो जाएगा 1/0.25, 1/0.25 यानी कि 4। अब डीओएल मुझे गिवन है बेटा इंटरेस्ट, अच्छा ये ठीक कर लेना बेटा 3000 है, ये टाइपिंग एरर हो गया, जीरो नालायकों ने हटा दिया, हाँ तो बेटा ये आपका 3000 है, 0.25 यानी कि 25% है आपका, ये 33 है, ये 4 है, ये 3 है, 45। अब देखिए दोस्तों अगर मैं यहां पर चलूं तो मुझे दोनों में इंटरेस्ट गिवन है, ऑपरेटिंग लिवरेज भी गिवन है, तो अब बताइए मैं कैसे काम करूं। तो सबसे पहले मेरे को इंटरेस्ट गिवन है, तो मैं अपना डीएफएल का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं अपने डीएफएल का इस्तेमाल करूं तो ये होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ये आपको कंपनी ए के लिए अगर मैं दिखाऊं तो 4 हो गया, इसको y मान लेते हैं, y माइनस बेटा 3000, तो सॉल्व करके यहां से y आ जाएगा, तो ये होता है 4y माइनस 12000, 12000 डिवाइडेड बाय बेटा 3 होके ये बचेगा आपके पास 4000, ये आपने पहले निकाल लिया। अब ईबीआईटी आपके पास आ चुका है, तो अब मैं ऑपरेटिंग लिवरेज का इस्तेमाल करता हूं, इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी बेटा, ये आपके पास 5 निकला, ये आपके पास नहीं पता, ये 4000 है, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन आ गया बेटा 20000। अब आप बाकी सारे मिसिंग फिगर निकाल सकते हैं बेटा। कैसे सर, ये देखिए बेटा आपका पहले कंट्रीब्यूशन आ गया 20000 और ईबीआईटी आ गया बेटा 4000। इंटरेस्ट गिवन था हमें क्वेश्चन में, तो ये बेटा वैल्यू और टैक्स लगाया 45%, नीचे वाला पार्ट तो डन। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। आपको पता है पीवी रेशो 25% है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 20,000 का कंट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटिंग 25% ऑफ द वैल्यू, बेटा सेल्स है, और ये आपका अगेन बैलेंसिंग फिगर है। सेम वे आप कंपनी बी के लिए काम कर सकते हो, ये मैंने आपको कंपनी ए का कैलकुलेट करके दिखा दिया, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट आप कंपनी बी के लिए कर सकते हो। तो बेटा ये जो 7th और 8th क्वेश्चन आपको करवाए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको हम बोलते हैं मिसिंग फिगर क्वेश्चन या इनकम स्टेटमेंट बनाने वाले क्वेश्चन, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिए बेटा, वैसे तो मैंने यहां वर्किंग नोट में भी आपको दिखा रखा है, कंपनी ए का पहले फाइनेंशियल लिवरेज यूज करा, ईबीआईटी बेटा 4000 निकाला, फिर कंपनी बी का ईबीआईटी, फिर ऑपरेटिंग लिवरेज यूज करके इसका कंट्रीब्यूशन और इसका भी कंट्रीब्यूशन, फाइनली बेटा पीवी रेशियो से डिवाइड करके वी हैव गॉट द सेल्स। गॉट इट, यही मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटा क्या कहता है क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, अर्निंग आफ्टर टैक्स 5% ऑन सेल्स। तो बेटा रिश्ता बना दिया, ईएटी 5% ऑफ सेल्स है, लो जी ये आपको एक रिश्ता बना के दे दिया। टैक्स का रेट है, ऑपरेटिंग लिवरेज है, डिबेंचर है बेटा 3 लाख के, तो यहां से अपना इंटरेस्ट बेटा रेडी हो गया, 3 लाख का 10% बोले तो 30,000। देन वीसी आपके पास है, कहते हैं गिवन डेटा कंप्लीट द स्टेटमेंट, आपको इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है, कुछ भी नहीं पता, बस आपको वीसी पता है। इंटरेस्ट अब हमने निकाल लिया, तो बेटा 30,000 रख देते हैं, और अपने को कुछ भी नहीं पता।
अब ये कैसे करें सर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपको इकलौता रिश्ता ये दे रखा है, तो हमें भी इसी रिश्ते से सारा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेल्स को तो लेट कर लेते हैं बेटा वाई। तो अब मैं इसको मानूंगा बेटा वाई, तो ये बन गया वाई माइनस 6 लाख, सॉरी ये है आपके पास 6 लाख, तो ये बन गया बच्चा वाई माइनस 6 लाख। मुझे मेरा इंटरेस्ट पता है और ऑपरेटिंग लिवरेज पता है 4 टाइम्स। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब डीओएल पता है बेटा। डीओएल से मैं अपना अब ईबीआईटी निकाल सकता हूं। आई कैन फाइंड आउट माई ईबीआईटी यूजिंग द डीओएल। तो मैं अगर डीओएल में वैल्यू डालू, इट इज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, तो बेटा मेरा ईबीआईटी कितना हो जाएगा, y माइनस 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया 0.25y माइनस का, ये बेटा अगर मैं करता हूं आता है 1.5 लाख। इंटरेस्ट आपका 30,000 माइनस, तो आपके पास बच गया 0.25y माइनस का 1,80,000। टैक्स का रेट आपको क्वेश्चन में बता दिया था, इज एट द रेट ऑफ 50%। तो बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्स बच गया 0.125 और 90,000। अब ये आ चुका है बेटा ईएटी, और मेरे को पता है ईएटी और सेल्स का कनेक्शन बेटा 5% है। अब मैं इसको इक्वेट करके अपना वाई निकाल सकता हूं। इक्वेट करके जो वाई निकलेगा, फिर मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट कर सकता हूं। तो यहां पर थोड़ा बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल आ गया, जहां पर एग्जामिनर ने आपको कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा थोड़ा परेशान करने का प्रयास करा है। आइए अब मैं एक बार इसको सॉल्यूशन से वेरीफाई करवा देता हूं आपको। सेल्स मान लिया वाई बेटा, ये 4 टाइम्स आ गया, यही मैंने करा। तो हमने भी निकाला ईबीआईटी, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ये देखिए बेटा ईबीआईटी मैंने भी निकाल दिया 0.25 इंटू माइनस का 1.5 लाख, यही बेटा यहां पर निकला। अब 5% ऑफ सेल्स आपके इनकम स्टेटमेंट के बराबर है। पूरा सॉल्व करके वाई आ गया 12 लाख। अब यहां से करेंगे बेटा, यहां से भी यही आएगा। तो टेक्निकली आपके पास ये हो जाएगा 0.05y इज इक्वल टू ईएटी। बेटा यही तो आपके पास बचेगा। तो अब मैं यहां से सॉल्व करूंगा, तो 90,000 विल बी इक्वल टू 0.125 माइनस 0.05, ये बचेगा 0.075y। तो y की वैल्यू हो गई बेटा 90,000 0.075। तो भाई अगर मैं यूज करूं तो ये आता है 12 लाख। यही बेटा हमारा आंसर भी निकल रहा है, ये देख लीजिए। तो अब यहां से हमने पूरी इनकम स्टेटमेंट अपनी फाइनली प्रिपेयर कर दी। मेन तो इस क्वेश्चन का यही पॉइंट था। अब एफएलसीएल निकालना, चेंज इन ईपीएस सेल्स, ये अब आपको दोनों पॉइंट बता रखे हैं। तो बेटा एफएल आपका क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अगेन नहीं है, तो इट्स ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। सीएल हो जाएगा कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, ईबीटी सॉरी। और ईपीएस और सेल्स का रिश्ता कौन बनाएगा, तो भाई ये वाला रिश्ता आपका बनाएगा डीसीएल। बेटा ईपीएस और सेल्स दोनों को मिलाकर है। तो यहां पर आकर ये देखिए बेटा हमने पूरा का पूरा काम कर दिया। ये आ गए, ये डीसीएल आपका रिश्ता बना रहा है, यहां से आपका आंसर। सो फाइनली दोस्तों वी आर डन विद द एंटायर चैप्टर। मैंने आपको इस वन शॉट रिवीजन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट विद डिटेल्स एंड द एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन बेटा जिनसे हमारे पेपर के जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस है मेजॉरिटी कवर हो जाते हैं। ऑब्वियसली देयर आर अदर न्यूमरस क्वेश्चंस एज वेल। तो अब आपके बारी है, अब आपको करना है प्रैक्टिस। वंस यू प्रैक्टिस तो बेटा आप बहुत अच्छे से अपने पेपर को दे पाएंगे। तो याद रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी। सो दोस्तों, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। गो अहेड एंड मेक इट डन। ऑलराइट दोस्तों, सी यू सून, बाय बाय।